दोस्तों आज देखेंगे मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग किस प्रकार होते हैं। ये कक्षा 10-12 का चैप्टर 8वां है। इसमें बताया गया है मानव में सामान्य रोग। अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु जैसे बैक्टीरिया है, विषाणु, वायरस होता है, कवक, फंजाई होते हैं, प्रोटोन, कृमि, हेमिल्थ आदि शामिल है। ये मानव में सामान्य रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगवाहक जीवों में रोगजनक पैथोजन कहते हैं। इनको रोग वाहक को क्या कहते हैं, रोग कारक को। जैसे जीवों में होते हैं रोगजनक होते हैं, कहना है तो पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी जो ज़्यादातर परजीवी होते हैं पैरासाइट रोगजनक हैं, क्योंकि इसमें परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर, मतलब उसके या तो भीतर रहेंगे, किसी जीव के अंदर रहकर उस पर वार करेंगे, या तो उसके बाहर रहकर मतलब उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते रहते हैं, उसको बीमार कहते रहते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जो रोगजनक होते हैं रोग हमारे शरीर में कई प्रकार से कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या की वृद्धि हमारे सामान्य अत्यधिक क्रियाओं से बाधा डाल सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अपनी संख्या में बहुत सी ज़्यादा वृद्धि कर लेंगे। वायरस होते हैं, एक तो आक्रमण पहले करेगा, उसके बाद में अपनी इस जनसंख्या को बढ़ाता रहेगा किसी जीव के अंदर से। क्रिया में बाधा और उसकी जो क्रियाएं होती हैं, जीव की क्रियाएं चलती है, उसकी क्रियाओं में बाधा पहुंचाता रहता है, जिसके फलस्वरूप आकृति की मार्कोफोलॉजिकल और कार्यात्मक क्षति होती है। रोगजनक के लिए आवश्यक है कि परपोषी के भीतर, जो परपोषी होता है उसके भीतर वातावरण अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करता है, मतलब बताने के लिए ये है कि जो रोगजनक आंत्र आंत्र मतलब आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें आमाशय स्टामक होता है। स्टामक आमाशय को स्टामक कहते हैं। जो निम्न पीएच के लिए रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें आमाशय में प्रवेश करते हैं, जिसका पीएच मान रहने और विभिन्न पाचन एंजाइम का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों में निरूपकों उसमें होने वाले रोगों के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक के और नियंत्रण के उपाय में बारे में बताएंगे। यहाँ पर बताया जाएगा कि जो रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सा जीवाणु क्या करता है। तो सल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है। जो सल्मोनेला टाइफी होता है वो रोगजनक जीवाणु होता है, जिसमें मानव में कौन सा बुखार करता है, टाइफाइड। ज्वर का मतलब बुखार। जो टाइफाइड बुखार करता है उसको सल्मोनेला टाइफी रोगजनक जीवाणु होता है वही करता है। या रोगजनक आमतौर पर संदूष, कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाते हैं। मतलब सल्मोनेला टाइफी रोगजनक जीवाणु होता है। यह किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, टाइफाइड रोग। और जो होता किसके द्वारा, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन या पानी पीते हैं, उसके द्वारा जो गंदा पानी होता है वो पीते हैं, वो उसके द्वारा छोटी आंत में घुस जाते हैं ये, और वहाँ रक्त द्वारा शरीर में अन्य अंगों में पहुँच जाता है। जो रक्त इधर से उधर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी के द्वारा अन्य अंगों में पहुँच जाते हैं। इस रोग में सामान्य लक्षण और दिखाया जाए, इस रोग में सामान्य लक्षण क्या होगा देखा जाए तो उच्च ज्वर, मतलब 39 डिग्री से 40 सेंटीग्रेड डिग्री तक, और क्या होगा, बुखार आ जाएगा और कमजोरी होगी, आमाशय में पीड़ा होगी और कब्ज, सिर दर्द और भूख नहीं लगेगी आदि मामले। अंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। कहने का मतलब यह रोग हो जाता है जिसको टाइफाइड ज्वर हो जाता है, उसमें गंदे पानी से पीने से होता है। छोटी आंत में ये घुस जाते हैं, जीवाणु जितने होते हैं छोटी आंत में घुस जाते हैं और खून द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है उसके द्वारा सभी अंगों तक पहुँच जाते हैं। जब पहुँच जाते हैं तो कम से कम 39 डिग्री से 40 डिग्री तक बुखार आ जाएगा और आपको कमजोरी होगी और आमाशय में पीड़ा होगी, कब्ज में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। गंभीर मामले में अंत में छेद मतलब आंत में छेद हो जाएंगे और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड की
ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से होती है। इसकी टाइफाइड की पुष्टि मतलब उसकी देखरेख के द्वारा होती है। बिडाल परीक्षण होता है उसके द्वारा होते हैं। आयुर्विज्ञान विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मेलोन उपनाम टाइफाइड मेरी का है, जहाँ उल्लेख करना सटीक है। यहाँ पेशे में रसोइयाँ थी जो जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा बरसों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलती रही। स्टेप्टोकोकस, अब देखो स्टेप्टोकोकस क्या होता है। स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स एफ्लुएंजी जैसे जीवाणु होते हैं मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो निमोनिया रोग करते हैं वो कौन कौन से जीवाणु होते हैं, तो इफ्लुएंजी होता है, इफ्लुएंजी, हीमोफिल्स और स्टेप्टोकोकस निमोनी, ये जीवाणु होते हैं जो निमोनिया रोग करते हैं। इस रोग में फुफ्फुस, लंग्स के वायुकोष्ठ, जो लंग्स होते हैं जो फेफड़ा उसके वायुकोष्ठ होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं, मतलब वो ही बीमार हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है फेफड़ा खराब हो जाता है तो कहते हैं इसको निमोनिया हो गया। तो इसके लिए कौन कौन उत्तरदायी होते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स और इन्फ्लुएंजा जीवाणु होते हैं जो निमोनिया के लिए उत्तरदायक होते हैं। ये लंग्स मतलब वायुकोष्ठ को संक्रमित कर देते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है। जो संक्रमण के फलस्वरूप जो संक्रमण होते हैं उसके अंदर संक्रमण मतलब उसके परिणाम से वायुकोष्ठ होते हैं जो फेफड़ा उसमें तरल कुछ भर जाता है, जिसके कारण सांस लेना गंभीर गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। जैसे सांस नहीं ले पाता, सांस नहीं ले पाता, जिससे ज्वर हो जाता है, ठिठुरन होने लगती है। जब सांस नहीं पूरी ले पाओगे तो बुखार भी आ जाता है, ज्वर भी आ जाता है, ठिठुरन और खांसी जैसे सिर दर्द भी होने लगता है। और यही निमोनिया के लक्षण है। और ज्वर आ जाए, ठिठुरन आ जाए, खांसी आ जाए और सिर दर्द होने लगे तो ये मतलब निमोनिया द्वारा पहचाना जा सकता है कि ये निमोनिया का उत्तरदायी है। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ में उंगलियों के नाखूनों में रंग धूसर से लेकर नीला हो जाता है, मतलब धूसर से लेकर नीला हो जाता है, हाथ और ओठ नीले पड़ने लगते हैं। स्वर में स्वस्थ मनुष्य में संक्रमित किसी संक्रमित व्यक्ति को छोड़े गए बिंदु, जो मतलब स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति होता है को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुओं अथवा एयर लोस सांस द्वारा अंदर लेने या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संक्रमण व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके द्वारा छोड़े गए वायु, छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड या उसके द्वारा खांस आ गया तो उसके जो बिंदु होते हैं छोटे छोटे महीन महीन जो सांस द्वारा निकलते हैं, वो बिना संक्रमित वाला व्यक्ति उसके सामने बैठ जाए या फिर उसका गिलास इस्तेमाल करे या फिर किसी उसका गिलास या उसका बर्तन इस्तेमाल करे, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही फैलते हैं। निमोनिया रोग मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुीय रोग हैं। अतिसार पेचिश, इसमें ज़्यादातर बच्चे अतिसार पेचिश और डाइसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि हैं। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। बहुत से विषाणु ऐसे होते हैं जो मानव के रोग पैदा कर देते हैं, रोग के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु, जिसे राइनो वायरस कहा जाता है, जो मानव में सबसे ज़्यादा जो संक्रामक रोग होता है, सामान्य जुकाम फैलता है। जैसे इस समय मौसम चेंज होता रहता है, उसमें सामान्य जुकाम फैलता है, तो नासा विषाणु द्वारा होता है। ये नाक में श्वसन पत्र को संक्रमित कर देता है, लेकिन फेफड़े को नहीं। आज सामान्य जुकाम होता है तो वो नाक में श्वसन पथ संक्रमित कर देता है, नाक में जो श्वसन पथ होता है उसको संक्रमित कर देता है, लेकिन फेफड़ों में कोई हानि नहीं होती। सामान्य जुकाम प्रतिसाय के अभिलक्षण है नसीय संकुलता, नेजल कंजेशन और आश्राव गांठ दाह, स्वरुच्छता अर्थात फटी आवाज़ आने लगती है, खांसी आ जाती है, सिर दर्द हो जाता है, थकावट आदि जैसे 2 से 3 दिन तक रहता है। सामान्य जुकाम में संक्रमित व्यक्ति की खांसी, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी खांसी या छींक को निकले बंद जो निकलते हैं छोटे छोटे महीने महीने, जो मतलब पानी के जैसे हम लोगों को बहुत दिखने में नहीं, लेकिन
पता तो चली जाता है। बिंदु स्वस्थ व्यक्ति, अगर स्वस्थ व्यक्ति हो उसके सामने छींक दिया जाए या मतलब उसका पेन ले ले, संक्रमित व्यक्ति का पेन, किताब, पुस्तक और साधारण व्यक्ति ले ले तो उसको भी ये रोग हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि तुमको खांसी या वायरस कुछ है तो मेरे सामने मत बैठो, या तो तुम मास्क लगा कर बैठो। तो उसके सामने बैठना नहीं चाहिए, ना तो उसके पेन लेना चाहिए, ना तो किताबें लेनी चाहिए, ना प्याली दरवाजे की मूठे जैसे पकड़नी चाहिए, और कंप्यूटर की कीबोर्ड या माउस का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वस्तु के संपर्क में आ जाता है तो उससे संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग जो मानव में कुछ रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ के मदद से होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, मलेरिया के बारे में सुना होगा, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ का ही रोगवाहक होता है। ऐसा एक ऐसा रोग है जो मनुष्य में कई सालों से लड़ता आ रहा है, बहुत सालों से ये दो बहुत पहले से, कम 100-200 साल से पहले से आ रहा है मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन इस रोग के लिए उत्तरदायक होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत से छोटा होता है जिसमें प्रोटोजोन होता है रोग का उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियाँ होती हैं। प्लाज्मोडिया की बहुत सी जातियाँ होती हैं, जैसे प्लाज्मोडिया बाइवेस, प्लाज्मोडिया मेलिरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस द्वारा होने वाला दुर्दम मेलिग्नेट सबसे गंभीर है, या घातक भी हो सकता है। जैसे ये मच्छर काट रहा है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का निगाह डालते हैं। फिर प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाप्लिज मच्छर, अब एक तो बात यह है कि प्लाज्मोडियम होता है, जीवन चक्र के बारे में अभी बताएंगे। जब संक्रमित मादा का ये मतलब है जो मच्छर है वो संक्रमित है, किससे? प्लाज्मोडियम से। मच्छर का नाम क्या है? एनाप्लिज मच्छर। जो एनाप्लिज होती है वो मादा ही मच्छर होता है जो मानव को काटता है। संक्रमित मतलब मच्छर खुद ही संक्रमित है प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पोरोजाइट्स, जो प्लाज्मोडियम जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पोरोजाइट्स के रूप में मानव में शरीर में घुसता है। जो मानव के शरीर में घुसता है किसके रूप में घुसता है? स्पोरोजाइट्स बोला जाए तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में। जीवाणुज संक्रमण रूप है। जो जीवाणुज है वो संक्रमण रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। जब प्रारंभ में होता है वो यकृत में परजीवी होते हैं, मतलब यही जीवाणु जो कि यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं लगातार। फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। बाद में लाल रुधिर कणिकाओं पर धीरे धीरे आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं हैं वो फट जाती हैं। अथवा जब कोई लाल रुधिर कणिकाएं के ऊपर आक्रमण करेगा, जिससे वो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविशाल टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है। जो हीमोजोइन निकलता है जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन तक अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब एक लिखता है हीमोजाइन, जो हीमोजाइन निकलता है उसी के लिए लाल रुधिर कणिकाएं फटती हैं, उसी के द्वारा हीमोजाइन निकलता है। हीमोजाइन जो होता है जो ठिठुरन और 3 से 4 दिन तक उच्च बहुत जोर से बुखार ही पैदा करता है। जो हीमोजोइन निकलता है, हीमोजोइन बुखार और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, मतलब जो कोई व्यक्ति होता है संक्रमित तो उसको एनाफिलीज मच्छर काटती है। कहाँ काटती? तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करता है। जो प्लाज्मोडियम होता है तो उसके मतलब मच्छर के अंदर प्रवेश करता है। नहीं, वो मानव के अंदर प्रवेश करता है
उसका आगे एक परिवर्धन होता है। ये परजीवी मच्छर बहुत संख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं। बहुत से जो परजीवी मच्छर में जो परजीवी मच्छर होता है उसमें बहुत से संख्या में प्लाज्मोडियम जो होता है बहुत संख्या के रूप में बढ़ते रहते हैं और जीवाणु जो बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर मतलब जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है मच्छर, तो मच्छर में बहुत से परजीवी मच्छर के अंदर परजीवी कौन है? मच्छर, जो इधर से उधर ले जाने वाला रोगवाहक है, रोगों को ले जाता है। तो उसके लार ग्रंथियाँ होती है मच्छर की, उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाती है मच्छर के। तो जब मच्छर ये किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जब उसके लार में होते हैं ये वायरस, जब ये मच्छर काटती है किसी मानव को तो वो लार के द्वारा किसी मानव में प्रवेश कर जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम। और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प की बात है कि मलेरिया परजीवी है। मलेरिया मतलब ये मलेरिया मच्छर होता है जो इधर से उधर रोगों को ले जाता है। केवल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषी की जरूरत पड़ती है। अब कहने का मतलब मच्छर थोड़ी ना कोई रोग करता है, मच्छर बस वही परजीवी है। मच्छर इधर से उधर उसको ले जाता है, रोग वाह के इधर से उधर ढोता रहता है प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम इधर से उधर। और दो परपोषी कौन सा? एक है, और प्लाज्मोडियम के लिए देखा जाए तो दो लोग हैं, एक है मच्छर, एक है आदमी। मादा एनोफिलीज रोगवाहक, मतलब मादा एनोफिलीज होता है जो रोगवाहक इधर से उधर ले जाने वाला संक्रमण करने वाली भी है। मानव की बाह्य आंत में पाए जाने वाले एंटी अमीबा। अब पहले हम इसको एंटी क्या है प्लाज्मोडियम की इतनी थोड़ी सी क्रियाविधि समझ लेते हैं। प्लाज्मोडियम की क्रियाविधि अब देखो, जब शुरू का है, जब मच्छर जब दूसरे मानव को काटता है तो जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, ये दूसरा मानव है, इसको मच्छर ने काटा, तो ये जितने जीवाणु थे ये जीवाणु सभी मानव में चले गए। परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। ये रक्त द्वारा यकृत में चले जाते हैं। परजीवी जीवाणु जो रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, जो रक्त होता है इधर से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, उसके द्वारा यकृत में चले जाते हैं। यकृत में जाने के बाद क्या करते हैं? जाने के पश्चात परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। ये यकृत में कोशिकाओं में चले जाने के बाद अलैंगिक रूप में जनन करता है, खूब जनन करता है, कोशिकाओं में फोड़ देता है। और इतना जनन करके मतलब बहुत से जीवाणु को बना करके ये कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित छोड़ देता है और खून में इनको छोड़ देता है। परजीवी लाल रुधिर कोशिका, जो परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता रहता है, उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर, जब कहने का मतलब जो है फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। कहते हैं बुखार ऐसे नहीं आता जब ये प्लाज्मोडियम होता है जनन करके रक्त में मतलब ये उन्हें फोड़ता है, जैसे रक्त में फोड़ता है और जैसे ही इनको फोड़ता है वैसे ही बुखार आ जाना शुरू हो जाता है, ज्वर आ जाना शुरू हो जाता है, अन्य जितने लक्षण हैं वो सभी लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं, नई कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है। अब लैंगिक अवस्था, युग्मनज जनन लाल रुधिर कोशिका में परिवर्तन करता है। लाल रुधिर कोशिका में परिवर्तन मतलब अलग अलग होने लगता है, नई कोशिका में अलग हो जाता है। जैसे नर का भाग अलग हो जाता है, मादा का भाग अलग हो जाता है, तो मादा नर मादा जुड़ के युग्म जनक बनाते हैं।
अब कहने का मतलब ये है, मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्म जनकों को भी अंदर ले लेती है। जो युग्म जनक होते हैं उनको भी अंदर ले लेती है। अब मानव परपोषी, अब देखो मानव कौन है? परपोषी। निषेचित और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। जो निषेचित होता है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव परिवर्तन जो मतलब अलग अलग होते रहते हैं उसके मच्छर में आमाशय में होती है। मच्छर के जो मच्छर का आमाशय होता है उसी में होती है। मच्छर परपोषी है। अब लार, ये लार ग्रंथि में मच्छर के लार ग्रंथि में मतलब कहने का मतलब जो है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? जो युग्मन जो होते हैं उनकी निषेचन की क्रिया करते मच्छर होता है उसके ये आमाशय में हो जाती है और बाद में आमाशय से निकल कर किस में आ जाते हैं? लार ग्रंथियों में, ये परजीवी प्लाज्मोडियम। अब लार ग्रंथि में आके चिपक जाते हैं। जीवाणुज परिपक्व मतलब पूरी तरह से पक जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट होकर लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। मच्छर के लार ग्रंथियों में परिपक्व संक्रमण अवस्था जीवाणुज आंत से निकलकर उसकी आंत से निकलकर मच्छर की लार में आ जाते हैं, लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। जैसे ही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हाय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल इसके आगे वाली वीडियो लेके आएंगे जो कि बताया जाएगा किसके बारे में है, जो कि अमीबियासिस के बारे में, अमीबा के बारे में है।